स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे भाजपा के 1980 में जब स्थापना हुई उससे अब तक का सफर। हालांकि उससे पहले जनसंघ के रूप में भाजपा अपनी विचारधारा को आगे चलाती रही, लेकिन अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जो बीजेपी लगातार दावा कर रही है। सीमित संसाधनों में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सीमित संसाधनों में, लेकिन जोशीले उनके जो कार्यकर्ता, देखिए किसी भी संस्थान का कर्मचारी हो, उस किसी संगठन का कार्यकर्ता हो, वही उसे डुबो सकता है और वही उसे आगे बढ़ा सकता है। बीजेपी के पास में यूं बात करें तो आरएसएस का एक कोर वर्कर बीजेपी के लिए हमेशा से काम करता रहा। बेशक मना किया जाता हो कि नहीं, हमारा कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, लेकिन किया है। अटल बिहारी वाजपेयी पहले अध्यक्ष बने और उसके बाद का जो सफर रहा, 2 सीट एक बार मिली बीजेपी को, ऐसी स्थिति बनी। लेकिन उसके बाद अब कंटिन्यू, पहले वाजपेयी जी रहे, करीब 6 साल अध्यक्ष रहे वो, माफ करेगा 6 साल प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद अब 2014 से कंटिन्यू नरेंद्र मोदी हैं। विपक्ष का यह भी कहना रहा कि पहले की बीजेपी में और आज की बीजेपी में बहुत अंतर है। पहले राजनीतिक दल एक दूसरे की विचारों और उनकी सलाहों का, उनके आरोपों का सम्मान भी करते थे, लेकिन अब दुश्मन की तरह किया जाने लगा है। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों का आरोप है कि बीजेपी अहंकार में डूबी हुई है और विरोधियों का दमन करती है। ये बीजेपी की इस वक्त की आइडियोलॉजी है, ये विपक्ष का आरोप है। तो चले हमारे साथ आज पूरे इस पे बीजेपी का सफर कैसा रहा, क्या कुछ खास रहा। प्रमोद वशिष्ठ साहब हैं, श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं, महेश शर्मा साहब हैं, सभी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। वो बताएंगे कि बीजेपी का ये सफर कैसा रहा। प्रमोद जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने जन्म नहीं लिया होगा, या बीजेपी जब जनता पार्टी में पहले जनसंघ मर्ज हुआ, उसके बाद में बीजेपी बनी 80 में, ये तमाम चीजें थोड़ा थोड़ा तो ध्यान है आप लोगों को, तो और भी ध्यान होगा। कितना बदलाव है, या समय के साथ में बीजेपी ने भी अपने आप को मोल्ड किया और बदलाव नहीं करती अपने आप में तो इस मंजिल तक नहीं पहुंच पाती? क्या मानना आपका? देखो योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी को आज 46 साल हो गए। 47वां ये अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। लेकिन हम भले ही ये बात कह लें कि 46 साल हो गए, लेकिन इनका इतिहास जनसंघ से जुड़ा हुआ है, पुराना। इसमें कोई दो राय नहीं। आइडियोलॉजी जो है पुरानी वही चली आ रही है। और जो जनता पार्टी बनी हो, जनसंघ पहले था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी है 2 सीटों से शुरू होकर पूरी सत्ता में जो आई। लेकिन बड़े उतार चढ़ाव भारतीय जनता पार्टी ने देखे, और बहुत ही यहाँ देश की राजनीति में उन्होंने अपना एक नया अध्याय भी जोड़ा है, किस तरह की राजनीति होती है। इस तरह से अभी आप कह रहे थे कि पहले की राजनीति और अब की राजनीति में फर्क हो गया, बिल्कुल हो गया। अब जब गठबंधन की राजनीति जब से देश में आई है, उस तरह से सभी दलों को बदलना पड़ा, क्योंकि जो एक पार्टी के विचार होते हैं उसमें दूसरे जो गठबंधन के लोग जो आ जाते हैं, उनके विचारों को भी समाहित होने के बाद में उनको मजबूरन वो विचारधारा को बदलनी पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी की जो एक छलांग रही, या उसको समझे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो देश में अपना एक वर्चस्व कायम किया, उसके पीछे इसको हम कोई साधारण बात नहीं कह सकते। उन्होंने पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरा लोगों को विश्वास में लेने का एक बड़ा काम उन्होंने किया है। एक उन्होंने जो बड़ी अच्छी बात मुझे लगी, जो लोगों की चर्चा में भी सामने आती है, वो ये भी है कि एक जो पुरानी जो लीडरों की चली आती थी कि वो ही बढ़ते जाएं, वो ही बढ़ते जाएं, उस चीज को भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया है। आज एक ब्लॉक में बैठा कार्यकर्ता भी ये बात सोच सकता है कि मैं देश का प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, या प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, क्योंकि ऐसे उदाहरण सामने आए हैं। क्योंकि पूरी प्रोफाइल देख के जिस तरह से इन्होंने मुख्यमंत्री बनाए, जिस तरह से पदों पे लिए, अब किसी को आभास नहीं होगा कि जितने मुख्यमंत्री तो आपको पता ही है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अभी नए बने, किसको उम्मीद थी कि कौन नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। तो उन्होंने ये एक अच्छी बात की है। हाँ, एक बात पे जरूर ये उंगली उठती है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति में ज्यादा
विश्वास करने लगी है। देश में जो धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, इस बात पे उंगली जरूर उठती है, लेकिन इसमें भी यह है कि एक बहुत बड़ा तबका इस बात को चाहता है, इस बात को पसंद करता है कि हिंदुत्व की राजनीति के कारण भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व और ज्यादा बढ़ाती जा रही है। अब इसमें लोगों का मत है, लोगों का इसमें वो है कि ये करे, हिंदुत्व को बढ़ाए। अब ये ना करें तो फिर इनके वोटर्स, इनके जो समर्थक है, उनमें कमी निश्चित रूप से आती है। और भारतीय जनता पार्टी ने इसमें कोई दो राय नहीं, ऐसे उदाहरण भी पेश किए, भले ही वो कश्मीर का मामला हो, 370 का मामला हो, राम मंदिर जैसे मुद्दा जो वर्षों से चले आ रहे थे वो इन्होंने खत्म किए। और जो अटल अडवाणी के बाद अरे, जी अटल अडवाणी के आने के बाद मोदी शाह का युग आया, तो ये बदलता गया पैटर्न। ये नहीं कि जैसे अब मैं नहीं कहना मुझे नहीं चाहिए, पर ये जो बात है कि भाई आप शुरू से चलते आ रहे हो कि कांग्रेस का वर्चस्व एक परिवार पर जो रहता है, तो उन्होंने देखो इसमें कोई दो राय नहीं, इसको खत्म तो किया है। हालांकि कुछ लीडर्स हैं जिनके बेटे अपने दम पर या जिस तरह से भी वो आ रहे हैं, लेकिन एक वर्चस्व जो ऊपर का जो तबका है, ऊपर जो मेन जहां से राजनीति की जिनकी मुट्ठी में होती है, वो बदल रहे हैं। वो निश्चित रूप से इसको लोगों ने पसंद किया है। आज किसको पता कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी बन जाएंगे, उनको खुद कोई सपना में नहीं सोचे होंगे। तो ये जो काफी चीजें भारतीय जनता पार्टी की लोगों को पसंद आई है, इससे लोगों को जुड़ा हुआ है। और लगभग 14 करोड़ कितने इनके मेंबर्स, जो देश की सबसे बड़ी जो पार्टी बन के उभरी है। आज ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं, इंटरनेशनल पार्टी, अंतरराष्ट्रीय पार्टी भी कहा जा सकता है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि देश के हमारे प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो किस तरह से लोगों का हुजूम बढ़ता है, किस तरह से बड़ी बड़ी इनकी सभाएं होती हैं। तो ये भी है कि इन्होंने अपना वर्चस्व वहां पूरी तरह से कायम किया है। हाँ, जो कमियां हैं, अब देखो इसमें तो एक आदमी जब खड़ा होता है तो उसकी एक तरफ पीठ तो होती है, जी दोनों तरफ तो बिल्कुल। उसका मुंह हो नहीं सकता। तो बुराई भी साथ होती है, अच्छाई भी साथ होती है, लेकिन कुछ मायनों में बड़े अच्छे काम इन्होंने किए, इसमें कोई दो राय नहीं भारतीय जनता पार्टी ने। और एक देश सिक्के आज के दो पहलू, एक सिक्के के जी दो पहलू हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं जी श्याम जी जी का रुख करना चाहूंगा। श्याम जी, आप कैसे देखते हैं? अभी एक बात कही प्रमोद जी ने कि निष्ठा, और उसकी निष्ठा को लेकर के दल बदल, और इसको लेकर के वसुंधरा राजे ने भी स्थापना दिवस पर कुछ कमेंट्स पास किए। उन्होंने कहा कि संगठन में निष्ठावान कार्यकर्ताओं को ही आगे बढ़ाना चाहिए, और अगर किसी राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं तो जो कार्यकर्ता है उन्हें इसका अवसर मिलना चाहिए। दल बदलें फिर कहें कि दिल नहीं बदले, तो ऐसे लोगों को अवसर नहीं देना चाहिए। खैर, लेकिन अगर इस सफर को हम देखें तो आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, ये तो बात निश्चित है कि भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। दुनिया 3 की बता मिलियन रहे हैं, दुनिया। दुनिया की, तो अब हम तो अपने देश की बात करें, लेकिन दुनिया की पार्टी तो है। मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से अब बार बार आप बात कह रहे थे कि भाजपा असली भाजपा नहीं रह पाई, जनसंघ वाली भाजपा, अवसरवादी भाजपा भी हो गई। बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के लीडर हैं जो कि मुख्यमंत्री भी हैं आज, पहले कांग्रेस में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आजकल बीजेपी में मुख्यमंत्री हैं। और आसाम के मुख्यमंत्री पर तो अभी देखिए अमित शाह को जवाब देने में भी भारी पड़ गया था। तो जिस प्रकार से आज वसुंधरा राजे, जो कि देखिएगा कि पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, अभी तो उनको नया बनाया नहीं किसी को, आज उन्होंने अपने दिल के दर्द को बड़े बेखूबी से 47वें स्थापना दिवस बनाया जा रहा था भाजपा के मुख्यालय पर, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वफादारों को मिले राजनीतिक नियुक्तियां, अवसरवादियों को नहीं मिलना चाहिए ये पद। देखिए, 2 लोग तो वहां बैठे हुए थे उनके आसपास ही जो कि अवसरवादी रहे। घनश्याम तिवारी का नाम लिया जाना चाहिए, जो कि पार्टी बनाई खुद की और फिर दगा दे करके फिर वो चले गए कांग्रेस में, और वापस से आकर के भाजपा में आज सांसद बन गए राज्यसभा के। इसी प्रकार से करोड़ी लाल मीणा भी अपनी पार्टी बनाई उन्होंने, और किस तरह से कहा गया फिर भी वापस आए, वो भी राज्यसभा में गए और आज कृषि मंत्री के रूप में सुशोभित है। 2 तो मंच पर ही बैठे, तो उन्होंने दोनों पर कटाक्ष भी किया और कहा भी कि हमारे तो दोनों दोनों नेताओं के साथ
अच्छे दिन भी देखे हैं, बुरे दिन भी देखे हैं और बहुत सारे अनुभव भी देखे हैं। तो बड़े अलग तरीके से अंदाज में आज वसुंधरा राजे ने जी अपनी स्थिति को उजागर किया और उन्होंने अपनी माता को भी याद किया और कहा कि उस जमाने में हम किस प्रकार से काम किया करते थे, किस तरह की स्थितियां कर सकते थे। और भाजपा के जो जयपुर में वरिष्ठ हैं, 3-4 लोग थे जिनको जिनको आज सम्मानित भी किया संघ के, वो आरएसएस के प्रमुख नेता रहे और उनको बाकायदा सम्मानित भी करने का अवसर वहां मिला गया। तो आज कह सकते हैं कि भाजपा में, अब देखिएगा फिर वही वाली बात आएगी कि भाजपा के मुख्यालय में मुख्यमंत्री वापस से स्थापित हुए हैं। पहले वसुंधरा राजे ने अपना ऑफिस बनाया था, क्योंकि वो तो पहले पूर्व अध्यक्ष नहीं थी और अध्यक्ष होने के बाद मुख्यमंत्री बनी थी, तो उन्होंने अपना कार्यालय स्थापित किया था और अशोक परनामी को अपना नया कार्यालय बाहर बनाना पड़ा था, जो कि आज भी मदन राठौड़ के पास है। उन्होंने नया, आज उन्होंने अब विधिवत रूप से उसमें हो गया, हो सकता हो प्रदेश अध्यक्ष ने अनुमति देने के बाद ही ये सब संभव हो पाया हो। और किस प्रकार की 2 पावर सेंटर अब भाजपा के मुख्यालय में बैठने शुरू होंगे। आपने भी सही कहा, जिस प्रकार की स्थितियां देश में बनी हुई है, नए नए लोगों को लाया गया, ये बात सही है कि जो जिस प्रकार से अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने भाजपा को एक नया रूप देकर के 3 मिलियन फॉलोवर जो है सोशल सदस्य मीडिया पर, सदस्य तो उस प्रकार वो कहते भी हैं कि हम तो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, अपने केंद्र की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। हाँ, ये बात सही कि जिस प्रकार से ये बातें दक्षिण के राज्यों में आज भी भाजपा इतनी प्रभावशाली नहीं जितनी कि उत्तर भारत में हम्म, प्रभाव देखा जाता है भाजपा का। और 5 राज्यों के चुनाव भी हो रहे हैं, अब उसमें कितना भाजपा कामयाब होगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हाँ, जी ये कहा जा नहीं, सकता लेकिन है हम बात कि सफर की करें सर, सफर की करें इसकी। सफर तो देखिएगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी 2 ही नेता संसद में बैठा करते थे, तो वो अपने अपनी स्थिति बनाए रखते थे। अब उन्होंने जिस प्रकार से 1980 में भाजपा का उदय हुआ, भाजपा बनी, उसके बाद निश्चित रूप से अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, सपना देखते थे कि भाई हम भी पूरे देश में आएंगे करेंगे। तो वो अटल बिहारी वाजपेयी तो रहते हुए भाजपा देश में शासन कर पाई, ये बात भी सही। उस वक्त जिस प्रकार का माहौल था, उसमें हम निश्चित तौर पे जिस प्रकार से अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने भाजपा का वर्चस्व बढ़ाने का काम किया, और मैं कह सकता हूं कि आज जिस प्रकार से शासन चल रहा है, अब तो देखिएगा 75 साल के मोदी जी हो गए, उसके बाद भी प्रधानमंत्री हैं आज भी। जिस प्रकार से मोहन हम्म, भागवत ने जो कुछ कहा था कि भाई, और मोहन भागवत की निश्चित रूप से जिस प्रकार से भाजपा में आरएसएस का बोलबाला अब वापस से बढ़ने लगेगा, क्योंकि पहले तो आरएसएस को थोड़ा सा बीजेपी ने कट कर दिया था, लेकिन भाजपा ने जब जब आरएसएस ने आंख दिखाई, तो निश्चित रूप से बीजेपी को पता पड़ा कि इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। तो अब आरएसएस को फिर से महत्व दिया जाने लगा है। और जिस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि अब नई भाजपा की टीम जो बन रही है, बनेगी आने वाले जी समय में, क्योंकि पुराने हम्म, लोग, जिस पर मुरली मनोहर जोशी की बात कर लें, अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी आज भी हैं, वो परामर्शदाता की बजाय अब तो वो तो अलग तरह के हो गए कि उनके केवल जन्मदिन और जिस प्रकार से होता है तो अटल बिहारी वो क्या नरेंद्र मोदी और जाकर के उनका प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। तो ये तो दिखाने का जी प्रयास करते हैं कि हमारे पुराने नेता हाँ, हमारे लिए आज भी धरोहर है और हम उनको मैं महत्व देते हैं। लेकिन बिल्कुल महत्व बिल्कुल किस, जी, जी, उन्हीं का मार्गदर्शन चलता है। मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, प्रमोद जी का रुख करना चाहूंगा। महेश जी दिख नहीं रहे, महेश जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अभी जुड़ेंगे। प्रमोद जी आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, बदलाव का मैंने पहले भी जिक्र किया, बदलाव पार्टियां चाह करके भी नहीं रोक सकती। उसकी वजह है, बदलाव एक प्राकृतिक नियम भी आप मान के चलिए, ऐसी कोई चीज नहीं जिसके अंदर एक बदलाव ना हो। तो बदलाव तो आते हैं, पर इन बदलावों के साथ साथ कितना बदलाव पार्टी की आइडियोलॉजी में है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, लेकिन महेश शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ गए, मैं उनका रुख करना चाहूंगा। सर, 1980 से अब तक का जो बीजेपी का सफर रहा, बहुत नजदीक से आपने देखा। और मेरे को लगता है कि आपने तो जब स्थापना हुई होगी वो भी देखा होगा कि कैसे बूंदियां बांटी गई थी उस समय। जो है वही बांट दीजिए। चलिए, एक बहुत खुशी की बात है कि इस तरह से एक विकल्प के रूप में हम खड़े होने के लिए लालायित हैं और एक नई पार्टी का उदय हुआ है। अटल जी ने कमान संभाली उसकी। तो वो जो दौर था,
पार्टी बड़ी बन गई, आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा भी किया जा रहा है। क्या बदलाव देख रहे हैं हम, और ये बदलाव आपको लगता है कि जरूरी थे? महेश जी, हाँ जी, एक बार रिपीट कर दीजिए, थोड़ा सा सवाल ये है कि कम्युनिकेशन। बीजेपी का जो एक सफर रहा 1980 से 1980 से अब तक का, समय के साथ में बहुत सारे बदलाव हुए, बीजेपी ने भी बदलाव किए। तो क्या लगता है कि जिस स्थिति में बीजेपी आज पहुंची है, दावा किया जा रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अगर समय के साथ बीजेपी अपने आप में नहीं बदलाव करती तो क्या स्थितियां संभव हो पाती? हाँ, निश्चित रूप से ये बात सही है कि 1980 में जब इस पार्टी की नींव रखी गई थी, उस दौरान गांधीवादी शासन व्यवस्था के बारे में इन्होंने ये मंत्र लिया था। लेकिन बाद में जब 2 सीट मिली थी तो इन्होंने अपना चेंज किया उसको। उसमें उसके बाद में उन्होंने राष्ट्रवाद को वापस जोड़ा और हिंदुत्व को वापस जोड़ा इसमें। इसके बाद में वो को अगले चुनाव में उसका फायदा मिला। 90 के दशक में जाकर के ये पार्टी सत्ता में आई और स्थिति ये हुई कि 96, 98 और 2098 में जाकर के ये फुल फ्लेजेड एनडीए की गवर्नमेंट इन्होंने बनाई। पहले 13 दिन अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे 13 दिन और 13 माह और फिर ये 2004 तक इनका हो रहा राज्य। बाद में शाइनिंग इंडिया के नाम का जो जिन्होंने प्रचार किया था, उसमें वो शायद जनता की नजरों में इतना पॉपुलर नहीं हो पाई। इसकी वजह से इनका सरकार चली गई, सरकार चली गई और ये विपक्ष की भूमिका में नजर आए। मुद्दा यही है कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद, ये जो मुख्य बुनियाद इनकी जो रही है, उससे मतलब इन्हें बहुत सफलता मिली। और यही क्रम रहा कि राम मंदिर का इन्होंने अपने जब मोदी के शासन जब नेतृत्व बदला और मोदी को केंद्र में लेकर के आए नेतृत्व में, तो उस दौरान मतलब क्या कहते हैं, जो इनकी जो परफॉर्मेंस है, ये तो उससे लगा कि हाँ अब मतलब कुछ बीजेपी ने अपने मतलब क्या कहते हैं ना अचीवमेंट मिला। और उसके कारण है इसमें आप संप्रज्ञ सरकार की नाकामियों को इन्होंने बहुत अच्छी तरह से बनाया और हिंदुत्व के साथ साथ आइए आगे बढ़े। राम मंदिर, धारा 370 कश्मीर से हटाने की ली और ये जो सीएए को लेकर के जो जिस तरह से मतलब इन्होंने जो नीतियां बनाई है, उससे इनको बड़ा मजबूत सहारा मिला। आज भी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड की लेकर के ये जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पे जो चर्चाएं चल रही है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने ये कोशिश की है कि एक नया मतलब क्या कहते हैं ना शासन देने की जरूरत महसूस की है। लेकिन इसके बाद में भी अभी भी इसके सामने बहुत चुनौती बनी हुई है। चुनौती है क्षेत्रीय राजनीति दलों की, जो क्षेत्रीय जो चुनौतियां हैं उसको लेकर के भी पार नहीं पाई है इस संगठन ने। क्योंकि बीच में आप ये देखिए, दक्षिण भारत में जहाँ डीएमके और लेफ्ट यूडीएफ के जो मतलब संगठन है, और बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, हालांकि स्थिति में टक्कर मतलब बंगाल में, त्रिपुरा में, असम में मतलब मौजूदा स्थिति जो है काफी अपनी संभाले हुए हैं। लेकिन यहाँ जो पुडुचेरी में भी इनकी मतलब एनडीए की सरकार है। लेकिन अभी केरल और तमिलनाडु ऐसे 2 राज्य हैं जहाँ पे अभी ये पेनेट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। उम्मीद है कि मोदी के नेतृत्व में कुछ सीटें सहयोगी संगठनों के सहयोग से ये वहां जीत पाए। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्योंकि देखिए, अलायंस भी एक बहुत बड़ा भरोसे की बात होती है कि आप किसके साथ अलायंस कर रहे हैं, कितने लंबे कर रहे हैं। और अलायंस सीधी अगर यूं बात करें तो सबकी मजबूरी है। अगर आपके पास में संख्या बल पर्याप्त है, कोई नहीं अगर उसमें भी कोई कर रहा है तो मजबूरी है, कहीं ना कहीं किसी राज्य की मजबूरी हो सकती है, कहीं दूसरी मजबूरियां हो सकती हैं। मजबूरी का नाम गठबंधन है। आइडियोलॉजिकल गठबंधन किसी का भी नहीं अगर इस देश की बात करें तो चलिए मैं एक बार प्रमोद सर का रुख करना चाहूंगा। प्रमोद जी,
सफर तय किया है बीजेपी ने, और मुझे लगता है कि आगे बीजेपी ऐसे हिलने वाली भी नहीं। बीजेपी में एक चीज आपने देखी कि संगठन की मजबूती है। कई बीजेपी के दिग्गज नेता बीजेपी से बाहर हुए, उन्होंने अपना काम करना शुरू किया कि नहीं, हम तो हमारा अलग से संगठन बना सकते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। तो एक मजबूती तो कहीं ना कहीं है, समय के साथ बदलाव जरूर है, ये कह सकते हैं हम। बिल्कुल सर, भारतीय जनता पार्टी का आप देखें कि बूथ स्तर तक कार्य करता है। पन्ना प्रमुख की जो इन्होंने एक पैटर्न चला, जो कांग्रेस भी उस पर आ रही है किसी तरह से बूथ का हम ये पन्ना प्रमुख का कैसे करें, इसमें कोई दो राय नहीं। और भाजपा के जो आपको कार्यकर्ता मिलेंगे वो बिल्कुल ठोस मजबूत होंगे नीचे तक। अब जैसे अभी आप बता रहे थे कि अवसरवादिता की बात हो रही है वसुंधरा जी की, आज वसुंधरा जी मुख्यमंत्री होती तो ये बात कहती? सवाल ही नहीं। सब नेताओं को चाहिए साहब मुख्यमंत्री पद। अब ये कह रही है अवसरवादिता जो जिस तरह की बात, तो इनके भतीजे को कौन कहेगा फिर सर? कांग्रेस से क्या वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं आए? तो ये चीजें तो सर बहुत गहराई की चीजें हैं, इनमें जाना। क्योंकि जब किसी को कांग्रेस में भी जिस तरह से विवाद चलता है, भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं सहन करते ऊपर, और ज्यादा नहीं मत सामने विवाद आता है। अब जो चीजें जो लीडर अपनी महत्वाकांक्षा रखता है कि मुझको ये पद मिले, मुझे वो पद मिले, तो वो ही मंच पे जब नहीं मिलता तो आगे बोलता है। नहीं, उस जैसे आप ये देखो, कोई आईएएस है, अगर वो सीट पर बैठे हैं उस टाइम और उसकी जाति का कोई जाए कि सर मैं इस जाति का हूँ, तो वो काम नहीं करते। लेकिन जब रिटायर हो जाते हैं तो उसी जाति का संगठन बना के काम शुरू कर देते हैं कि अब हमारी वैल्यू। तो ये सर ये चीजें तो अलग चीज है। जो भारतीय जनता पार्टी का आज इनका स्थापना दिवस है, नेगेटिव जो चीज है वो अलग चीज है। लेकिन जिस तरह से मेहनत करके, जिस तरह से इन्होंने, आप ये देखिए कि केरल जैसे राज्य में एक एमपी, एक मेयर, मतलब वहां जाना, पश्चिम बंगाल में पहली बार इतनी सीटें लाना, वैसे कई उदाहरण है। तो बड़ी ये मेहनत के बिना आ सकती है? बिल्कुल नहीं आ सकती। और इतने तीसरी बार हैट्रिक लगाना, तो ये मेहनत तो इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की नीति, अगर मान लो हम काम ही नहीं करेंगे बिल्कुल ही, तो इसमें कोई दो राय कि आपको जनता वोट दे देगी? सवाल ही नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा सर। कुछ न कुछ तो काम इन्होंने किया है, जनता के दिलों में जगह बनाई है, जब ही वोट मिले। हाँ, कमियां तो सब में रहती है, कोई सी पार्टी में आप चल जाओ, क्या कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी तो लोग फिर उनकी कमी गिनाने लगेंगे, ये सत्ता में आएगी तो इनकी कमी गिनाने लगेंगे। तो कमियां तो चलती बढ़ती रहती हैं। लेकिन हाँ, इनके संघर्ष को वैसे सलाम है, विश्व में सलाम है, जो सबसे बड़ी पार्टी बनी है। जी बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं संगठन इतना बड़ा होता है, लगातार आप कई जगह सरकार बना रहे हो, तो ये तो तय माना जाना चाहिए कि संगठन के कार्यकर्ताओं की, उनकी रणनीति और उनकी मेहनत का ही परिणाम होता है। ऐसे नहीं हो सकता, हवा में मतदाता नहीं आता। नेता जितने चतुर हैं, अब पब्लिक भी वैसे ही चालाक और चतुर हो गई है। उसके भी अपने पैरामीटर से अलग हैं। पहले ये माना जाता था कि अच्छा इस पार्टी से जुड़ा हुआ है, उस पार्टी से जुड़ा है, अब वो सब मिथक टूट चुके हैं। अब एक घर में से 4 जगह वोट पड़ते हैं। तो चलिए, समय की जो बात में श्याम जी आपके पास में आना चाहूंगा। मेरा जो सवाल ये है कि लगातार, आपको नई बात मैं नहीं कह रहा, विपक्षी दलों ने लगातार अब ये कहना शुरू किया है, या पिछले दिनों से कह भी रहे हैं, कि बीजेपी आइडियोलॉजिकली बदल गई है। अब वो अपने विरोधियों को दबाने का काम करती है, सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है, और खासकर विरोधियों को दबाने का। तो ये कुछ बदलाव है इसमें, या महज एक आरोप है? देखिए, कांग्रेस कह रही है, जो कांग्रेस खुद करती थी अपना शासन का, और सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा था कि पिंजरे का मिट्ठू की तरह बात बता दी थी, तो कांग्रेस का अस्तित्व धीमा हो गया है। जिस प्रकार से देश में कांग्रेस का वर्चस्व था वो घट गया। और अब भाजपा ने निश्चित तौर पर, उनके नेताओं ने काम तो किया है, और पार्टी में जिस प्रकार का होना चाहिए, देखिएगा कि कांग्रेस तो निर्णय ही नहीं कर पाती है बहुत सारे मामलों में, और पिछड़ जाती है। बीजेपी का जो निर्णय होता है, जिस तरह की स्थितियां होती है उसमें है। अब देखिए, ये बात सही है कि कमियां निश्चित तौर पर, जो भारी लोगों को आप ज्यादा ले लोगे तो कमियां तो आएगी, उसमें दो राय नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी संगठन की दृष्टि से बीजेपी आज भी निर्णय जो करती है वो चौंकाने वाले करती है, और बता भी देती है कि हमने किस प्रकार के निर्णय कर दिए।
आपने भी देखा उपराष्ट्रपति ने क्या कुछ किया और उपराष्ट्रपति को किस प्रकार से पदहीन करके क्या क्या कर दिया, ये भी आपने देखा। ये पहली बार हो रहा है कि उपराष्ट्रपति जैसे को हटा सकती है बीजेपी। तो निश्चित तौर पर कुछ अनुशासन के अंदर रह करके बहुत सारे निर्णय जो बीजेपी करती है वो राजनीति में करने की जरूरत होती है। जो इंदिरा जी जैसे करती थी वैसे आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह निर्णय करके जताने का प्रयास करते हैं कि हम संगठन में एक वर्चस्व वाले और ढंग के व्यक्ति को रखना चाहते हैं, आरोप वालों को नहीं रखना चाहते। तो जिस प्रकार से भाजपा ने निश्चित तौर पर अपना वर्चस्व कायम किया है और पूरे देश में कोशिश कर रही है कि वे सत्ता में आ जाए। अब पश्चिमी बंगाल है और तमिलनाडु है और केरल में कुछ अस्तित्व बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन फिर भी कामयाबी जिस प्रकार से मिलनी चाहिए मुझे लगता है कि वो नहीं हो पा रही है जिस प्रकार से होना चाहिए, क्योंकि वहां का अलग तरह का जी वातावरण है। और बिल्कुल। स्थानीय पार्टियों का जो वर्चस्व कुछ जगह बढ़ा है उससे निश्चित तौर पे कांग्रेस बीजेपी को नुकसान भी उठाना पड़ता है और वो समझौते करके लाने की कोशिश करते हैं। अब वो कितने कामयाब होंगे नहीं होंगे खैर ये तो लेकिन बात अलग है। कामयाबी ये देखिए, कामयाबी अपने पहले अध्यक्ष के जो अल्फाज थे कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, तो मुझे लगता है कि अटल जी की जो सोच थी वहां तक तो ये पार्टी के संघर्ष ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉडल ने वहां तक पहुंचाया ही है। मैं महेश जी आपका रुख करना चाहूंगा। मैं विरोधियों की मैं बात कर रहा था अभी, श्याम जी से भी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा। विरोधी ये कहते हैं कि विपक्ष का लगातार ये आरोप है कि जो इनका विरोध करता है बीजेपी में भी आइडियोलॉजी बन गई, उसको दबा दिया जाता है, निरुंकुशता है। ये लगातार एक आरोप लग रहे हैं। ये महज एक राजनीतिक आरोप है या फिर बीजेपी में यह कुछ भी बदलाव देखने को मिल रहा है? देखिए, ये बिल्कुल सही है कि अगर इन केंद्रीकरण लगातार संगठन में बनाए रखा या इस तरह के जो निर्णय हैं वो कहीं ना कहीं घातक भी होते हैं। इसके परिणाम आपने कांग्रेस में देखे होंगे। और अगर इन्होंने इस चीज को और मतलब क्या ध्यान नहीं दिया तो इसको भी घाटा हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज सब ये कह रहे हैं कि बीजेपी में मतलब नरेंद्र मोदी का जो मजबूत नेतृत्व है, इसके बाद में कौन है, ये जो सवाल आता है यहाँ पे। तो वो जो नेतृत्व की जो लड़ाई होगी तब बिखराव की स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि एक बड़े आयाम पर पहुंचने के बाद में कहीं ना कहीं बिखराव की भी स्थिति आती है। इसके प्रति पार्टी को ही मतलब अपने सैद्धांतिक चीज तो सही है अपना, जिसके आधार विचारधारा है उस पे तो रह गए, लेकिन उसको उस और ध्यान देने की अब आवश्यकता है। क्योंकि जैसे पिछला जो चुनाव हुआ था 75 साल के बाद में मोदी कहाँ जाएंगे, क्या ये विपक्ष नहीं उठाया इस चीज को कि वो तो संविधान में है ना कि 75 साल के बाद में उसको संन्यास ले लेना चाहिए और ये करना चाहिए। तो ये प्रश्न उठेंगे, पार्टी के भीतर भी उठेंगे। तो ये इस बारे में फोकस करना चाहिए कि अगर मान लीजिए तीसरी टर्म भी मान ले 2029 में ये प्रश्न फिर वापस से पैदा होगा, तो एक तो इसका ये ध्यान रखने का। दूसरा, जो इंडिया गठबंधन आज की स्थिति में, अगर आज ये वैश्विक स्थिति को अगर देखें तो मोदी सरकार को सिर्फ देश के भीतर ही नहीं है, बाहर भी मतलब बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। और वो खासकर इसलिए है कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल जो पश्चिम एशिया से आने वाला था आता है, लेकिन उस मार्ग में अवरुद्ध होने से भी एक मतलब जो संकट बन रहा है हमारे यहाँ पे। और इसकी वैकल्पिक स्थिति अगर पूरी तरह से नियंत्रित नहीं हुई, महंगाई अगर बढ़ी, और वहीं जिस तरह से अभी आपने देखा ओरेकल कंपनी ने मतलब 30,000 लोगों की छटनी की है, उस तरह से भारत के 6,000 हैं उसमें 30,000 में से। तो ये जो बेरोजगारी की जो समस्या है, तो ये मूल रूप से अगर नेतृत्व, सेकंड लाइन और इसके बाद में रोजगार के अवसर और साथ साथ ही जो मौजूदा स्थितियों में कहीं ऐसा नहीं हो विपक्ष इस संकट के दौरान एकोमोडिटीज को लेकर के मतलब क्या माहौल अपने पक्ष में ले जाए। इन बारे में मतलब बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, देखिए समय के साथ में चुनौतियां हैं, समय के साथ में चीजें बदल भी जाती हैं। तो बीजेपी ने भी वो एक सफर चुना और सफलता पहला लक्ष्य होता है कि हम सत्ता के सिंहासन तक पहुंचे। पहले कहा भी जाता था ये कि नहीं सत्ता की लालसा ये हमारा ध्येय नहीं है, लेकिन अब इसे खारिज भी नहीं करते और इसका कोई अपोज भी नहीं करते कि नहीं ये बात नहीं है। अब सबको लगता है कि कुर्सी पहले जरूरी है और होनी भी चाहिए। राजनीति में कोई तपोभूमि में तो बैठने के लिए आए नहीं, सब सत्ता की ओर से सभी को ही चाहिए। खैर, लेकिन बीजेपी का एक लंबा सफर
और उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव भी बीजेपी ने देखे हैं। वरिष्ठ पत्रकारों के जरिए ही हमने कोशिश की है कि आप तक ये पहुंचाएं कि क्या कुछ रहा। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।